नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत, बीजेपी का बीएमसी पर भी कब्जा। पुणे, नागपुर से लेकर नासिक तक हर तरफ बीजेपी का ही जलवा। बीएमसी में ढहा उद्धव ठाकरे का किला, राज ठाकरे को गले लगाकर हुई दुर्गति, उद्धव राज को जनता ने किया साइडलाइन। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को अकेले लड़ना पड़ गया भारी, जनता ने सीधा नकारा, बौखलाए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। बीजेपी ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान, 19 जनवरी को होगा नामांकन, 20 जनवरी को बीजेपी को मिलेगा नेशनल प्रेसिडेंट, नितिन नवीन की ही ताजपोशी तय। ईरान अमेरिका तनाव अभी भी जारी, ईरान ने सरकारी टीवी पर जारी किया ट्रंप की हत्या की धमकी वाला वीडियो, तो दूसरी तरफ 4 अरब देशों के समझाने पर ट्रंप ने रोका अमेरिकी हमला। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट की। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव के बाद आज मतगणना हुई और नतीजों ने बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया है। राज्य के 893 वार्डों में फैली 2869 सीटों के नतीजों ने हर किसी को चौंकाया, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन की सिर्फ जीत नहीं हुई है, ये जीत ऐतिहासिक है और बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने मुंबई पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है और 45 साल में पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुंबई पूरी तरह से भगवामय हो गई है। बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर भी बनाने जा रही है, जो ऐतिहासिक है। सर, नतीजे सामने आ गए हैं, इस जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नतीजे नहीं है, ये सुनामी है, प्रचंड जीत है, बम्पर सफलता जिसको कह सकते हैं। और महाराष्ट्र की जनता ने एक बार नहीं बार बार ये साबित किया है कि उन्हें मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा और उनकी कार्यशैली, विकास और विश्वास जो मोदी का एजेंडा है, उसके ऊपर जनता ने मुहर लगाया। अब महाराष्ट्र में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिस कदर से जीत हुई है, 2869 सीटों के ऊपर आज नतीजे आए, उसमें मालूम चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सहयोगियों के पास 1600-1700 सीटें खुद ब खुद आ गई। जिस तरीके से हर शहर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वो एक ही बात बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में उन्होंने अपना कद इस कदर ऊंचा किया है कि जिनके आसपास या उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। जी, तो ये जीत ऐतिहासिक है और इस जीत को लेकर महायुति में जश्न का माहौल है। तो दूसरी तरफ बीएमसी में उद्धव की लुटिया डूब गई है। 25 साल बाद बीएमसी से ठाकरे का दबदबा खत्म हो गया। इस बार उद्धव ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उद्धव ने बीएमसी चुनाव में बाला साहब की कट्टर हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया था, जिसे मुंबई की जनता ने नकार दिया। इस बार चुनाव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ हो गए, लेकिन 25 साल बाद ठाकरे मुंबई की सत्ता से बाहर भी हो गए। सर, ये कितनी बड़ी हार मानी जाए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे? देखिए, ये सिर्फ चुनावी हार नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ ठाकरे पॉलिटिक्स इन मुंबई। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ठाकरे और उनकी पार्टी ये बीएमसी के आधार पे ही चल रही थी। बीएमसी के अंदर लगातार कई दशकों से शिवसेना, उद्धव ठाकरे परिवार का जो है दबदबा था, इसे आज तोड़ दिया गया और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई उद्धव ठाकरे को हराया नहीं। उद्धव ठाकरे अपनी गलतियों की वजह से, अपने कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से, मुख्यमंत्री की सनक की वजह से उन्होंने न सिर्फ चुनाव हारा है, बल्कि ये जो शिवसेना
जो उद्धव ठाकरे गुट का जो शिवसेना है उसको भी ऐसा कमजोर कर दिया है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक साइड प्लेयर बन गए हैं। जी, तो उद्धव राज ठाकरे की जोड़ी तो काम नहीं कर पाई, तो वहीं कांग्रेस भी अकेले चुनाव में उतरकर बुरी फंस गई है। मुंबई ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस, जो राज्य में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, उसने बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, पर यह बड़ी गलती हो गई। तो वहीं हार से बौखलाए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में कुछ अखबारों का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें नगर निगम चुनाव के मतदान के दौरान वोट डालने के बाद उंगली पर लगाई जा रही स्याही मिटाने के मामले को भी उठाया। सर, नो डाउट महाराष्ट्र से कांग्रेस का तो सफाया है, लेकिन राहुल गांधी इतना क्यों बौखला गए? देखिए, राहुल गांधी अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को छिपाने के लिए हर बार किसी और के ऊपर वो ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। भाई, राहुल गांधी से पूछिए कि कितनी बार आप गए प्रचार करने के लिए? पूरे महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, आप तो कहते कि भाई जमीनी स्तर की एनजीओ टाइप वाली, सोशलिस्ट टाइप वाली, वामपंथियों वाली राजनीति आप करना पसंद करते हो, और लोकल लेवल के चुनाव में बाकी सारी पार्टियां मेहनत कर रही थी और आप वियतनाम में ऐश फरमा रहे थे। अब जब आप हार रहे हो तो आपको कुछ और नहीं मिला, आपका लेवल वो संजय राउत का लेवल हो गया है। संजय राउत ने सबसे पहले आरोप लगाया था कि स्याही, आप भी स्याही स्याही कर रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जनता ने कांग्रेस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को, ये लेफ्ट लिबरल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। चिंताजनक स्थिति है। अगर ऐसी ही काम राहुल गांधी आगे भी करते रहे तो जैसे महाराष्ट्र से बिल्कुल खत्म हो गए, बाकी राज्यों में जहां कुछ भी बचे हुए हैं वहां भी खत्म हो जाएंगे। जी, अब बात बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया। चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी। 19 जनवरी को नामांकन होगा। इसके बाद 20 जनवरी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। ये चुनाव प्रक्रिया पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। मौजूदा वक्त में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन इस पद के लिए मुख्य दावेदार है और उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी उम्मीद है। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहेंगे। बीजेपी चीफ चुनाव प्रक्रिया के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। मतलब अब ऑफिशियली 20 जनवरी को बीजेपी को मिल जाएगा नेशनल प्रेसिडेंट, और वो नाम भी लगभग तब तय है, नितिन नवीन, उनकी ही ताजपोशी तय। देखिए, जिस व्यक्ति के नाम को प्रधानमंत्री मोदी प्रपोज करेंगे, जिसके प्रस्तावक जो है अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जिसके प्रस्तावक होंगे, उनको, उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? किसकी शामत आई है? और वैसे भी उनको पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है। 1 महीने में उनको सारी चीजें समझाई गई है, बता दिया गया है, घर भी दे दिया गया है, ऑफिस में भी दे दिया गया है, और सारी चीजें वो खुद अलग अलग राज्यों में जाकर के उन्होंने सब कुछ भांप लिया है। नाउ ही इज रेडी टू टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। 40 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी बस इसलिए कि नितिन नवीन ने अपने आप को एक सच्चा, कर्मठ और निरंतर काम करने वाला कार्यकर्ता साबित किया है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई नाम नहीं सुना। अरे भाई, नाम नहीं सुना, यह आपकी समस्या है, यह आपकी प्रॉब्लम है। यहां लार्जर पिक्चर आप देखिए। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा वर्क कल्चर वो पॉलिटिकल पार्टीज में लेकर के आ रहे हैं जिसके तहत कोई आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। देश के बाकी पार्टियों में तो आपको खानदान का होना जरूरी है। तो ये एक बड़ा फर्क है। 20 तारीख को 11:30 बजे नितिन नवीन साहब को बाकायदा बीजेपी का अध्यक्ष
घोषित किया जाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। इसी बीच तेहरान ने अब सीधे तौर पर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे डाली है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र के साथ डिप्लोमेसी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को टाल दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में अब हत्याएं और फांसी की सजा रुक गई है। फिलहाल ईरान में एक हफ्ते से इंटरनेट सर्विस भी बंद है, जिससे देश के हालात का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, ईरान और अमेरिका के बीच में अभी फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, यही चारों देश पहले भी वाद विवाद कर रहे थे, डिप्लोमेसी से रास्ता निकाल रहे थे। जब कुछ महीने पहले इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही कहा था कि नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, और आखिरी मौके पे उन्होंने फैसला बदला और बम्बार्डमेंट कर दिया। ये वैसा ही लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे ये डिप्लोमेसी से तय नहीं होता, खबरों से तय नहीं होता। उनका मूड करेगा, और जो मूड कर रहा है उनका, क्योंकि उनकी नज़र ईरान पे नहीं है, उनकी नज़र चीन के ऊपर है। जिस तरीके से वेनेजुएला से पूरी तरह से चीन को भगा दिया गया, जहाँ से 40% ऑयल रिसोर्सेज जो है चीन के आते हैं, अब दूसरा बड़ा सप्लायर जो है वो ईरान है, वहाँ से भी चीन को भगाने के लिए वो ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन ज़रूर करेंगे। हमला से करें या फिर वहाँ जो विद्रोही हैं, वहाँ जो आंदोलनकारी हैं, उनको मदद पहुँचा करके। लेकिन ये तो तय है कि अब खामनेई के दिन बहुत कम बचे हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।